आज हम एक ऐसी भौगोलिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जो वाकई दिमाग को चक्कर में डाल सकती है। भारत की विशाल ग्लोबल प्रेजेंस से लेकर इसकी घड़ियों के पीछे छुपे उस मैथ्स तक। चलिए इस एक्सप्लेनर में एक डीप डाइव लगाते हैं और इन सारे फिजिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर बिल्कुल मैक्रो स्केल से शुरुआत करें तो यूएनएफपीए की 2023 की रिपोर्ट ने एक चीज़ ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अब ये इस धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। मतलब ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता के मैसिव आकार का सबूत है। अब इतनी स्टैगरिंगली ह्यूज आबादी और इसके भारी भरकम फिजिकल साइज को देखते हुए इंडिया को सिर्फ एक देश कहना शायद काफ़ी नहीं होगा। इसे एक पूरा उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक ऐसा विशाल इलाका जो नॉर्थ में हिमालय की ऊंची चोटियों और बाकी तरफ से विशाल समुंदर से घिरा है। सोचिए, एक ही जगह पर बर्फीली चोटियों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक यहाँ सब कुछ मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रेजी पैराडॉक्स है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर होने के बावजूद क्या आपको पता है कि ये विशाल उपमहाद्वीप पूरी धरती के टोटल ज्योग्राफिकल सरफेस एरिया का सिर्फ और सिर्फ 2.4% हिस्सा ही घेरता है। बिल्कुल सही सुना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और स्पेस सिर्फ 2.4%। चलिए इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। अगर दुनिया के साथ सबसे बड़े देशों का कंपैरिजन करें तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ 7वें नंबर पर आता है। एक एग्जाम्पल से समझें, अमेरिका को ही देख लीजिए। फिजिकली वो इंडिया से 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी इंडिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। एकदम माइंड ब्लोइंग कॉन्ट्रास्ट है ये। अब ग्लोबल मैप से थोड़ा और करीब आएं तो इस सबकॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स लिटरली हैरान कर देते हैं। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरते हुए इसकी कोस्टलाइन लगभग 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और लैंड बाउंड्री वो तो 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ तक कि समुंदर के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी भी इसके दायरे में आता है। इस स्केल को सच में फील करना होना तो एक स्ट्रेट जर्नी इमेजिन करते हैं। नॉर्थ में कश्मीर और लद्दाख की फ्रीजिंग चोटियों से चलना शुरू करें और सीधे नीचे एकदम साउथ में कन्याकुमारी के ह्यूमिड ट्रॉपिकल टिप तक। ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 3,214 किलोमीटर्स बैठता है। ये दूरी अपने आप में देश की विशालता को बयां कर रही है। या फिर एक ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की अछूती पहाड़ियों से चलकर वेस्ट में गुजरात के कच्छ वाले नमक के मैदानों तक का सफ़र। ये स्ट्रेच पूरे 2,933 किलोमीटर्स का है। और बस यहीं पर आकर ज्योग्राफी थोड़ी माइंड बेंडिंग हो जाती है। ये जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की विशाल दूरियां हमने अभी देखी ना, एक्चुअली ग्लोब के ग्रिड पर ये दोनों ही डिस्टेंसेस लगभग 30 डिग्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्पैन बनाती हैं। इस 30 डिग्री वाले ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड को ह्यूमन पर्सपेक्टिव में समझें तो बात और साफ होती है। इंडिया को ईस्ट से वेस्ट तक क्रॉस करना मैथमेटिकली यूरोप के 6 मेजर देशों स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी और पोलैंड को एक साथ क्रॉस करने के बराबर है। सोचने में कैसा अजीब लगता है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ मेजरमेंट्स पर ध्यान दीजिए। एक ज्योमेट्रिक वर्क नजर आएगा। अगर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों ही डायरेक्शंस 30 डिग्री कवर करती हैं, तो ईस्ट वेस्ट वाला रास्ता लगभग 300 किलोमीटर छोटा क्यों है? मैथ्स के हिसाब से तो दोनों को इक्वल होना चाहिए था। इसका रीजन हमारी धरती के आकार में छिपा है। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड लाइंस पोल्स की तरफ कर्व होती हैं, उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस कम होता जाता है। वो आपस में मिलने लगती हैं, जबकि लैटिट्यूड लाइंस ग्लोब पर हर जगह एक दूसरे के परफेक्टली पैरेलल रहती हैं। यही वजह है उस फिजिकल डिस्टेंस डिफरेंस की। अब इस मैसिव 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट स्प्रेड की वजह से जमीन पर एक अलग ही रियलिटी बनती है। सोचिए, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल चुका होता है, दिन शुरू हो जाता है, जबकि वही दूसरी तरफ वेस्ट में गुजरात के सौराष्ट्र में एक किसान अगले 2 घंटे तक अंधेरे में आराम से सो रहा होता है। एक ही देश में धूप का इतना बड़ा गैप। टाइम का मैथ्स इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। होता क्या है कि हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने पर टाइम में एग्जैक्टली 4 मिनट का अंतर आता है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड लगभग 30 डिग्री है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आया 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। ये कैलकुलेशन बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाती है कि फिजिकल विड्थ सीधे सीधे 2 घंटे का सोलर डिफरेंस पैदा कर रही है।
तो फिर एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जैसा सवाल उठता है। अगर सनराइज में पूरे 2 घंटे का गैप हो तो ऐसे में इतना बड़ा देश एक ही घड़ी पर बिना किसी केओस के कैसे काम करता है? सब कुछ परफेक्टली सिंक में कैसे चल रहा है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे बाकी मैसिव देशों ने तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने इतने बड़े ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन को अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया। लेकिन लोकल लेवल पर कंफ्यूजन या डिसऑर्डर से बचने के लिए इंडिया ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाई। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव था। पूरे देश के लिए सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन लिया गया, 82 डिग्रीज और 30 मिनट्स ईस्ट। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। बस इसी को पूरे देश के टाइम के लिए स्टैंडर्ड मान लिया गया। और हाँ, ये लाइन ऐसे ही कैजुअली पिक नहीं की गई थी। एक्चुअली इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग मेरिडियंस को 7 डिग्री और 30 मिनट के मल्टीपल्स में होना जरूरी है। इसी कैलकुलेशन की वजह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से एग्जैक्टली 5 घंटे और 30 मिनट आगे बैठता है, जिससे घड़ियां ग्लोबल टाइम के साथ नीटली और लॉजिकली सिंक हो जाती हैं। खैर, टाइम की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन जिस तरह लॉन्गिट्यूड टाइम को बदलता है, एग्जैक्टली वैसे ही 30 डिग्री का लैटिट्यूड स्प्रेड एनवायरनमेंट के साथ खेलता है। ये देश को क्लियरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक ट्रॉपिकल साउथ और एक टेम्परेट नॉर्थ। और इसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमें यहाँ क्लाइमेट, मिट्टी और वेजिटेशन में इतनी मैसिव वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी थॉट पर ध्यान देते हैं। अगर साउथ से नॉर्थ जाने पर पूरी की पूरी क्लाइमेट बदल जाती है, तो क्या यही लैटिट्यूड सीक्रेटली इस बात को भी कंट्रोल करता है कि कश्मीर में दिन और रात की लेंथ क्या होगी वर्सेस कन्याकुमारी में? ये कोऑर्डिनेट्स सिर्फ नक्शों की लकीरें नहीं हैं, ये उन डे राइट आवर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं जिन्हें हम हर रोज जीते हैं। ये ज्योग्राफी का एक ऐसा हिडन मैकेनिज्म है जिसे आगे एक्सप्लोर करना तो बनता है। सोचिएगा जरूर।